नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में पहले चरण के मतदान की, दूसरे चरण के लिए प्रचार में आई तेजी की। जानेंगे जेएनयू छात्र संघ में क्या रहे नतीजे, मोदी सरकार पर क्यों भड़की सीजेआई, देखेंगे दिल्ली हिंसा मामले में कब मिलेगी उमर खालिद को राहत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का बयान, महाविकास अघाड़ी की वोटर लिस्ट में सुधार की बात का किया समर्थन, चुनाव आयोग की क्षमता पर उठाए सवाल। बिहार चुनाव में वोटिंग के बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने लगाए वोट चोरी के आरोप, कहा बीजेपी कार्यकर्ता ने दिल्ली के बाद बिहार में डाला वोट, सोशल मीडिया पर सबूत के तौर पर दिखाई तस्वीर। भारत ने चौथे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से दी मात, 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से ली बढ़त। पहले खेलते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए, 119 पर आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 148 अंकों की गिरावट के साथ 83,311 पर हुआ बंद, निफ्टी 88 अंकों की गिरावट के साथ 25,510 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा की 121 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है। अब इंतजार नतीजों का है। पहले चरण में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो चुकी है। तो कैसा रहा आज मतदान और दोनों ही तरफ से किए गए क्या दावे, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। पहले चरण में भारी मतदान की खबर ने सत्ता पक्ष की जरूर नींद उड़ा दी है। बिहार में इस बार 63% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो पिछली बार की तुलना में 6% से भी ज्यादा है। कई पोलिंग बूथों पर वोटिंग समाप्त होने के बाद भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, जिसके चलते वोट प्रतिशत 65 के भी पार होने की संभावना है। बिहार की 18 सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, जिसमें से 70% वोटिंग बेगूसराय में हुई। समस्तीपुर और मधेपुरा में 69% मतदान हुआ, जबकि शेखपुरा में सबसे कम 55% वोटिंग हुई है। बता दें, इसके अलावा खगड़िया में 63%, गोपालगंज में 68%, दरभंगा में 61%, नालंदा में 60%, बक्सर में 58%, भोजपुर में 56%, पटना में 58%, मंगेर में 58%, लखीसराय में 65%, सहरसा में 65%, सारण में 64%, सिवान में 60% मतदान हुआ। तेजस्वी यादव की राघोपुर विधानसभा सीट पर 67% वोटिंग हुई है, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की विधानसभा सीट तारापुर में 61% मतदान हुआ। लखीसराय से चुनाव लड़ रहे दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट पर 63% वोटिंग हुई है। लखीसराय में वोटिंग के समय एक बूथ पर विजय सिन्हा का जबरदस्त विरोध हुआ, उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। सिवान के गोरियाकोटी बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह को भी वोटिंग के समय जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। मतदाताओं ने वोट चोर के नारे भी लगाए। बीजेपी नेताओं का विरोध और बढ़ते मतदान ने विपक्ष की बाँचें खिला दी है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि ज्यादा मतदान सत्ता विरोधी रुझान के चलते होता है, और जिस तरह से बिहार में 6% से ज्यादा वोटिंग हुई है, उसके बाद से एनडीए नेताओं के चेहरे का रंग उड़ गया है। महागठबंधन ने जीत के बड़े दावे किए हैं, तो एनडीए के नेताओं के चेहरे पर तनाव दिख रहा है। ये तनाव दूसरे चरण में और बढ़ सकता है। दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए 9 नवंबर को प्रचार थम जाएगा, इसलिए सभी दलों के नेताओं ने इन सीटों पर अपनी ताकत झोंक दी है। तो कहां किस नेता ने दिखाई ताकत, देखिए रिपोर्ट। 6 नवंबर को जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण का प्रचार भी जारी रहा, जिससे राज्य का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने रैलियां की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हर जगह वोट चोरी कर चुनाव जीत रही है। हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। मुझे लगता है कि बिहार का पिछला चुनाव भी चोरी किया गया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर बिहार में वोट चोरी नहीं होने देनी है। सुनिए। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया था, तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, ये आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान की रक्षा करना है, वोट चोरी नहीं होने देना है बिहार में। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि ये डबल इंजन की नहीं बल्कि सिंगल इंजन की सरकार है। बिहार की सरकार दिल्ली से चल रही है और इस सरकार को पीएम मोदी चलाते हैं। कि जो सरकार है वो गलत नीतियों से आपका प्रदेश चला रही है। अफसोस की बात तो ये है
कि आपके अपने नीतीश जी भी खुद नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि मोदी जी और अमित शाह उन पर हावी हैं। आपकी सरकार दिल्ली से चल रही है, यहाँ के डबल इंजन असलियत ये है सिंगल इंजन है, और मोदी जी चलाते हैं, चाबी उनके पास है, ऑन वो करते हैं, ऑफ वो करते हैं। तो जो निर्णय यहाँ पे बिहार की धरती पे बिहार के वासियों के लिए लेने चाहिए वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जब नया बिहार बनेगा तब नौकरी मिलेगी। बिहार के चुनाव से देश में संदेश जा रहा है, आप बिहार बदलिए, हम यूपी बदल देंगे। हम तो कह रहे हैं बिहार के लोगों से, आप बिहार बदलो, हम यूपी बदल देंगे। और बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी, और सरकार बदलने का आपको मौका मिलने जा रहा है। तो वहीं एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला, जबकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार में विकास को नई गति मिली। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन को घेरते हुए कहा कि ये महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के रूप में झूठ का पुलिंदा लेकर झूठे वादे करने के लिए आपके बीच आया है। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस हद तक व्यवस्था में परिवर्तन कर दें कि हिंदुस्तान की राजनीति से भ्रष्टाचार का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बिहार अब विकसित बिहार बनने की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ा चुका है और ये सभी मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसे लेकर दोनों ही गठबंधनों के नेता प्रचार के मैदान में ताल ठोकने में लगे हुए हैं। अब दोनों गठबंधनों को इस चुनाव प्रचार का कितना फायदा मिलता है ये तो देखना होगा। एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ रहा है और इसका असर दिल्ली तक दिख रहा है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के नतीजे सामने आ गए हैं और इन चुनाव नतीजों ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया, क्योंकि एक बार फिर जेएनयू में वाम गठबंधन का दबदबा दिखाई दिया है। तो क्या रहे जेएनयू के नतीजे, देखेंगे रिपोर्ट में। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में एक बार फिर वाम छात्र संगठनों का दबदबा दिखाई दिया। जेएनयू सेंट्रल पैनल की 4 सीटों के नतीजे देर रात तक आएंगे, लेकिन उससे पहले जो रुझान सामने आए हैं उसमें वाम संगठनों की जीत लगभग तय हो चुकी है। अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से लेफ्ट फ्रंट की अदिति मिश्रा ने एबीवीपी के विकास पटेल को 400 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। इसे एबीवीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उपाध्यक्ष पद का चुनाव तो पूरी तरह से एक तरफा रहा। काउंटिंग की शुरुआती कुछ राउंड के बाद ही एबीवीपी ने हार मान ली। उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट फ्रंट की के गोपिका ने इस बार चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने एबीवीपी की तान्या कुमार को 800 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। संयुक्त सचिव पद पर भी लेफ्ट का दबदबा दिखाई दे रहा है। लेफ्ट गठबंधन के उम्मीदवार दानिश अली की जीत तय मानी जा रही है। एबीवीपी के अनुज दामारा ने उन्हें कड़ी टक्कर जरूर दी। काउंटिंग के दौरान कभी लेफ्ट तो कभी एबीवीपी आगे पीछे होती रही, लेकिन आखिरी राउंड आते आते दानिश ने बढ़त बना ली थी। महासचिव पद पर जरूर बेहद करीबी मुकाबला दिखाई दिया। लेफ्ट गठबंधन के सुनील यादव और एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे के बीच बेहद कड़ा मुकाबला दिखाई दिया, लेकिन वाम गठबंधन का दावा है कि आखिर में बाजी उनके ही पक्ष में आएगी। बता दें, जेएनयू छात्र संगठन के चुनाव में इस बार 9300 वोटर थे, जिसमें से 67% लोगों ने वोट डाला था, जो कि पिछले साल की तुलना में 3% कम था। जेएनयू में जिस तरह से बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का सफाया हुआ है, उसका असर बिहार चुनाव पर पड़ सकता है। एक बार फिर बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन को करारी हार मिली, जो बड़े संकेत दे रही है कि क्या युवा अब सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वैसे नाराजगी सिर्फ युवाओं में नहीं दिख रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो केंद्र सरकार पर बेहद कड़ी टिप्पणी कर दी है। तो क्या कुछ कहा है सीजीआई ने, देखिए रिपोर्ट। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई टालने की बार बार की जा रही मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले पर अब सीजीआई गवाही का एक बार फिर गुस्सा फूट पड़ा है। सीजीआई ने सरकार की तरफ से बार बार सुनवाई टालने की मांग पर गहरी आपत्ति जताई और सीधे ही पूछ लिया कि क्या वो उनकी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही सीजीआई गवाही ने इसी मामले पर केंद्र के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए यही सवाल पूछा था। दरअसल ये मामला ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 से जुड़ा हुआ है, जिसे विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये कानून ट्रिब्यूनल में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल पर सरकारी कंट्रोल को बढ़ाता है, जिससे न्यायपालिका की आजादी प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर अंतिम सुनवाई चल रही है। इस मामले पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से पेश हुए एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने फिर स्थगन मांगा। इस पर नाराज सीजीआई गवाही ने कहा कि हम 2 बार आपकी बात मान चुके हैं, कितनी बार और? अगर आप ये 24 नवंबर के बाद चाहते हैं तो हमें बता दें। ये कोर्ट के साथ बहुत अन्याय है।
नाराज सीजीआई गवई ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले के लिए उन्होंने एक दिन पहले और कोई केस नहीं लिया था ताकि वीकेंड पर फैसला लिखा जा सके। सीजीआई का ये कड़ा रुख एक संवैधानिक मामले पर सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। 2 दिन में दूसरा मौका है जब सीजीआई ने सरकार पर तीखी टिप्पणी की। सवाल किया है कि सरकार उनसे डर क्यों रही है, तो सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी उठ रहे हैं। दिल्ली हिंसा मामले में 5 साल से उमर खालिद शारजिल इमाम जेल में बंद हैं, लेकिन जमानत तो दूर सुनवाई ही नहीं हो रही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए रिपोर्ट। 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई मुख्य रूप से आरोपी शादाब अहमद की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजीव लूथरा की दलीलों पर केंद्रित रही। उन्होंने कहा, विरोध प्रदर्शनों का आयोजन या उनमें भाग लेना किसी भी तरह से आपराधिक गतिविधि नहीं है। पुलिस का मामला शादाब की विभिन्न विरोध स्थलों पर उपस्थिति पर केंद्रित है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करना आपराधिकता नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि चांदबाग में मुख्य सड़क को अवरुद्ध करना या भारत बंद के लिए महिलाओं का समर्थन करने जैसी कार्रवाइयों में क्या आपराधिकता है, खासकर जब ये कृत्य अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि शादाब मई 2020 से हिरासत में है। इस लंबी अवधि और मुकदमे की सुनवाई में हो रहे विलंब को भी जमानत देने का एक आधार बताया गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख को संशोधित किया। अब दिल्ली पुलिस की ओर से अपनी दलीलें मंगलवार 11 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू की जाएंगी। इस दिन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे और अब सबकी निगाहें 11 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। एक और तारीख मिल गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार नई तारीख नहीं मिलेगी बल्कि राहत मिलेगी। लेकिन एसआईआर से क्या विपक्ष को राहत मिल पाएगी? पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करने भी उतरी। इस बीच अब खबर आ रही है कि उन्हें ही एसआईआर का फॉर्म थमा दिया गया है। तो क्या कहा है ममता ने, देखिए रिपोर्ट। बीते दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक खबर खूब चर्चा में थी कि उन्होंने एसआईआर अभियान पर यू टर्न ले लिया है और इस प्रक्रिया का फॉर्म भी भर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। अब इन खबरों पर विराम लगाते हुए सीएम ममता ने कहा है कि कल हमारे क्षेत्र के बीएलओ अपने आधिकारिक कार्य के तहत मेरे निवास कार्यालय आए थे। उन्होंने वहां मौजूद कुछ वोटरों से बातचीत की और जरूरी फॉर्म्स सौंपे। मैंने खुद कोई फॉर्म नहीं भरा है और तब तक नहीं भरूंगी जब तक बंगाल के हर नागरिक को वो फॉर्म नहीं मिल जाता। कुछ चैनलों और अखबारों ने यह खबर गलत चलाई कि मैं खुद बाहर आई और बीएलओ से फॉर्म लिया। ये खबर पूरी तरह झूठी है। बता दें कि बीते दिन खबर आई थी कि बीएलओ अमित कुमार रॉय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंचे थे। रॉय भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 77 के प्रभारी हैं। सुबह करीब 10:30 बजे वो वोटर फॉर्म सौंपने पहुंचे थे। सुरक्षा कारणों से पुलिस अधिकारियों ने पहले उन्हें अंदर जाने से रोका और फॉर्म अपने पास देने के लिए कहा, लेकिन बीएलओ ने ये कहते हुए मना कर दिया कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक फॉर्म सीधे वोटर को ही दिया जा सकता है। थोड़ी देर बाद की चर्चा के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। हालांकि उन्हें अपना मोबाइल और बैग बाहर ही छोड़ना पड़ा, जिसके बाद ममता बनर्जी उनसे मिली और उन्होंने फॉर्म अपने हाथों से लिया। खैर, अब इन खबरों पर सीएम ममता बनर्जी ने विराम लगा दिया है। साथ ही चेतावनी दे दी है कि अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम हटाया गया तो केंद्र में बीजेपी सरकार का पतन तय है। ममता ने साफ कर दिया है कि एसआईआर को लेकर उनका विरोध जारी रहेगा। बंगाल में चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के सामने ममता बनर्जी मजबूती से डटी हुई हैं। तो महाराष्ट्र में विपक्ष ने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र के किसानों से मिल रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर किसानों की कर्ज माफी पर बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं कर सकती तो वो वोट ही भी नहीं मांगे। और क्या कुछ कहा उद्धव ने, देखिए रिपोर्ट। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सरकार पर लंबे समय से हमलावर हैं। उनकी ये नाराजगी किसानों के प्रति सरकार की लापरवाही भरे रवैये को लेकर है। इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे पूरे राज्य में दगाबाज रेल रैली निकालकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब शिवसेना प्रमुख ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा तब तक महायुति को वोट नहीं मिलेगा। मराठवाड़ा के दौरे में उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब तक कर्ज माफी ना हो तब तक महायुति को वोट ना दें। अगर किसानों की मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। यानी उन्होंने किसानों से महायुति के बहिष्कार करने की अपील करते हुए सरकार को ये भी चेताया है कि अगर जल्दी ही किसानों की परेशानियां हल नहीं की जाएंगी तो पूरे महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अब उनके इस ऐलान से फडणवीस सरकार बुरी तरह घिर गई है। किसानों में पहले ही महायुति को लेकर गुस्सा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का ये दाव राज्य के बीएमसी चुनाव में फडणवीस सरकार के लिए बड़ी चुनौती के
तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस पर जमकर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि एक तरफ जहां पूरे महाराष्ट्र में किसान बाढ़ और बारिश से परेशान हैं, वहीं सूबे के मुखिया बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। उद्धव ठाकरे के इस बयान से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि जिस कदर किसानों में सरकार को लेकर आक्रोश है, खामियाजा सरकार को बीएमसी चुनाव में तो भुगतना पड़ेगा ही, साथ ही चुनाव के लिए जनता को अपने पक्ष में लाना भी महायुति के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बीएमसी इलेक्शन की राह महायुति के लिए मुश्किल हो गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। लोगों ने सड़कों पर निकलकर खूब वोट डाले हैं। कहा यह जाता है कि जब कभी सड़कों पर निकलकर मतदाता अपना वोट डालने की कसम खाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मौजूदा सरकार को बदलना चाहते हैं। लेकिन ये सब तो चुनाव आयोग ही तय करेगा कि किसकी सरकार आएगी। और फिर पहले 10,000 रुपये की पेशगी भी तो वोटों के सौदागरों ने कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।